ये है रेडियो लेक सिटी और आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं मुनिवर संबोध मुनि जी। और संबोध मुनि जी से हम जानेंगे युवा पीढ़ी के बारे में। आज आपका जन्मदिवस भी है, तो सबसे पहले हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये मेरे लिए सौभाग्यशाली क्षण है कि आज मेरा 42वां जन्मदिवस है। मैं मुनि संबोध कुमार मेधांश हमेशा से कहीं न कहीं ईश्वरीय शक्तियों से, अपने गुरुओं से, उनके आशीषों में हमेशा रहा हूँ, उनकी शक्तियों में रहा हूँ और शायद इसलिए युवा पीढ़ी मेरे आसपास रहना पसंद करती है। तो मेरा जन्मदिवस मुझे लगता है कि ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा का दिन है। मैं हमेशा युथ के आसपास रहना चाहता हूँ। मैं हमेशा एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ युथ को कनेक्ट करने की, अध्यात्म से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा यही मोटिव है जीवन का कि हमेशा युथ इनोवेशंस के साथ अध्यात्म को जिए। और क्योंकि अध्यात्म के बिना कहीं शांति का अनुभव नहीं है, सुकून नहीं मिल सकता आपको। तो वो जो सुकून है वो अध्यात्म ही दे सकता है। और अध्यात्म में जब आप इनोवेशंस लाने की शुरुआत करते हैं तो हाँ, यूथ डेफिनेटली कनेक्ट होता है। यूथ को चाहिए कुछ वैसा जहाँ कहीं इनोवेशन की बात हो, जहाँ कहीं अपनी कैपेसिटी को, अपने स्किल्स को पॉलिश करने की बात हो, बूस्ट करने की बात हो, तो वहाँ वो लोग अपना रास्ता ज़रूर चुनते हैं। और ये कहना गलत होगा कि युवा पीढ़ी अध्यात्म से दूर जा रही है, धर्म से दूर जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आप कभी गार्डन्स में देख लें, कभी मंदिरों में देख लें, कभी प्रवचन सभाओं में देख लें, अधिकांश आपको युवा पीढ़ी ही दिखाई देगी। और ये सच है कि युवा पीढ़ी को अब सुकून चाहिए। भाग दौड़ की ज़िंदगी के बीच कहीं ना कहीं दो पल सुकून के वो लोग चुरा लेना चाहते हैं और इसलिए वो अध्यात्म से जुड़ना भी पसंद करते हैं। युवाओं का आपने जिक्र किया और वर्तमान संदर्भ में जो युवाओं की स्थिति है, चाहे वो समाज के परिप्रेक्ष्य में हो या परिवार के संदर्भ में हो या अपने किसी करियर को लेकर वो किसी तरह से उनके संबंध हो, तो पुराने समय से अगर हम तुलना करें और अभी के समय की हम तुलना करें तो आप युवाओं को कहाँ देखते हैं? मैं युवाओं को एक बेहतरीन जगह पर देखता हूँ। लेकिन इन दिनों कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप ये नहीं कह सकते कि वो सारे युवाओं के साथ है। एक परसेंटेज है जिसे हम कह सकते हैं कि वो एक गलत दिशा चुन रही है। पढ़ाई है, एजुकेशन है, लिटरेसी है, इसके बावजूद भी हम आतंकवादी होते हुए उन्हें देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो समाज में कुछ नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। एक विलनियर रोल जो होता है वो भी प्ले कर रहे हैं। ये इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि माइंड सेट, हमने जिस तरह से उनके माइंड को प्रशिक्षित किया है, उनके मन और मस्तिष्क को प्रशिक्षित किया है, वो उस अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहे हैं। लेकिन 80% ऑफ यूथ वो शांति चाहते हैं, वो सुकून चाहते हैं, ज़िंदगी में प्रेम चाहते हैं, एक दूसरे का साथ चाहते हैं और वो लोग उसी क्षेत्र में जा रहे हैं। तो जो 20% यूथ हैं उन्हें संभालने की ज़रूरत है और वो जो संभालने की जवाबदेही है, वो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम संतों की है, हम मुनियों की है, सन्यासियों की है। अगर वो अपनी भूमिकाओं में सही अपने आप को प्रेजेंट करे, प्रस्तुत करे, तो मुझे लगता है कि हम 100% यूथ को अध्यात्म से कनेक्ट कर पाएंगे और एक शांतिपूर्ण जीवन जो देख पाते हैं। या फिर हम कहते हैं कि ये धरती ही स्वर्ग है, ये पूरी यूनिवर्स एक हेवन है। तो उस हेवन को हम यहाँ महसूस कर पाएंगे अगर हम संत, मुनि, सन्यासी, महात्मा जो हैं वो सभी लोग एक भूमिका निभाएं कि वो जो 20% यूथ हैं उसको हम लोग किसी तरह से संभाल पाएँ, उन्हें, उनके एटीट्यूड को, उनके एप्टीट्यूड्स को और उनकी आदतों को, उनके आदर्शों को अगर हम संभाल पाएँ तो शायद हम लोग फिर से विश्व गुरु होने का खिताब अपने नाम कर पाएंगे, वो दर्जा हम हासिल कर पाएंगे पुनः। युवाओं का आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि आध्यात्म से जुड़ाव बढ़े या फिर प्रवचनों के माध्यम से या मंदिर या किसी भी धर्म स्थलों पर जो उपदेश है उनको सुनकर वो आगे बढ़ने की हम उम्मीद तो कर रहे हैं। लेकिन एक समय था कि परिवार हमारे संगठित हुआ करते थे, सामूहिक परिवार हुआ करते थे। आज हम धार्मिक सम्मेलनों या धार्मिक संगठनों में जाने से पहले, प्रवचन सुनने से पहले खुद को सबसे पहले एकाकीपन में देखता है युवा। तो उस एकाकीपन को किस तरह से दूर करे युवा और किस तरह से जो समय की धारा है उसके साथ वो आगे बढ़े? मेरे ख्याल से आप न्यूक्लियर फैमिली की बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में अब ज़्यादा कुछ कहना सही नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, न्यूक्लियर फैमिली की जो परंपरा चल पड़ी है उसे रोकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सदियों से व्यवस्थाएं होती आई हैं कि अगर 3 बेटे हैं तो उनको तीनों को अलग अलग किया जाता रहा है और वो अलग अलग व्यवस्थाओं के साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये तो कहूँगा
कि न्यूक्लियर फैमिली होने के बावजूद भी हम युवाओं को ऐसी इंस्पिरेशन दें, ऐसी प्रेरणाएं दें कि वो कहीं ना कहीं होली दिवाली या त्योहारों में, उत्सवों में अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा सके। इतने जज्बात उसके मन में, उसके मन के किसी न कोने में ये रहे कि हम होली, दिवाली, त्योहार, उत्सव, दशहरा, इन सभी उत्सवों में, त्योहारों में, पर्वों में हम एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा सकें, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। ये रास्ता हमारे लिए खुला होना चाहिए, वो दीवारें कभी बंद नहीं होनी चाहिए। और अगर ये दीवारें बंद हो गई तो हम सभी के लिए, सिर्फ हम संत ही नहीं बल्कि राजनीति के लिए भी, राष्ट्र नेताओं के लिए भी, समाज के जनप्रतिनिधियों के लिए भी, सिस्टम के लिए भी, कॉरपोरेशन के लिए भी, सभी के लिए एक चिंता की बात है। अगर वो दीवारें बंद हो जाती हैं, उसमें कम से कम अगर दीवारें हो भी गई हो तो एक खिड़की ज़रूर खुली रखें, ताकि हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं बातचीत कर सकें। और बातचीत करने से ही प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलता है, समाधान मिलता है। अगर हम एकाकी परिवार की बात करें और जो समय की व्यवस्था है उसमें न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही है, ये स्वाभाविक है और आगे भी होती रहेगी जैसा कि आपने कहा। लेकिन आज उस न्यूक्लियर फैमिली में होते हुए भी कई बार ऐसा देखा गया है कि परिवार साथ खाना तक नहीं खा रहा है। जो युवा है वो एक बंद कमरे में मोबाइल या अपनी एक सोशल नेटवर्किंग की दुनिया में डूबा हुआ है, उसे वास्तविकता से परे अलग चीज़ों में उसका ध्यान है, वो किसी तरह से एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है, अपने काम पे मन नहीं लगा पा रहा है, डिप्रेशन का शिकार है। तो ऐसी स्थिति में युवा किस तरह से अपने खुद को मोटिवेट करे और सही राह पर आगे बढ़े? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और सचमुच ये चिंताजनक बात है कि युवा डिप्रेशन में क्यों है। सब कुछ है उसके पास, पैसा है, नेम है, फेम है, कॉरपोरेशन में उसकी अपनी एक जगह है, पहचान है। डेमोक्रेटिक इंडिया में जो अधिकार उसे दिए जाने चाहिए वो सारे अधिकार उसके हिस्से में हैं। इसके बावजूद वो डिप्रेशन में क्यों है? शायद हम एक ऐसा कॉर्नर कहीं छोड़ चुके हैं, उसे भूल चुके हैं छोड़कर। जो कॉर्नर हमें सुकून देता है, जो कॉर्नर हमें इटरनली हैप्पीनेस, इटरनली हार्मनी फील करवाता है, वो कॉर्नर कहीं हम छोड़ चुके हैं। और वो होता है मम्मी पापा का प्यार, माता पिता का प्यार, वो हिस्सा जो आशीर्वादों का होता है, गुरुओं का होता है। वो शायद हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं रहा, वो शायद हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रहा, प्राथमिकताओं में नहीं रहा। शायद इसलिए ये होगा कि हम लोग सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं हैं। बिज़नेस में बिज़ी हैं, जॉब में बिज़ी हैं। आप सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक लगातार चल रहे हैं और इसके बीच में आपको अपनी ज़िंदगी को समझने का मौका नहीं मिल रहा है। और ये आप आने वाली पीढ़ी को भी यही परोस रहे हैं कि स्पीड बढ़ा रहे हैं, अपनी लाइफ की स्पीड बढ़ रही है, लेकिन इस बढ़ते हुए स्पीड के बीच में आप जो खो रहे हैं वो आपका इटर्नल हैप्पीनेस है। और कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन आपको चैन की नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आपको आसपास का जो वातावरण जो हमेशा से मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। और पूरी रात भर आप अगले दिन की प्लानिंग के लिए सो रहे हैं और सो नहीं पाते। अगले सुबह अलसाई हुए ज़िंदगी के साथ उठते हैं और फिर से वही भाग दौड़ शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हम जब सो रहे हैं तब हमारे दिमाग में एक चीज़ हो, नो पेंडिंग। आज का मेरा कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। और ये तब होता है कि जब आप काम से थोड़ा सा वक्त चुरा कर अपने अभिभावकों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और ऑब्वियसली अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। भले ही हम लोग वॉक पर निकलें, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा वॉक पर निकल जाए, या फिर हम लोग घर पे ही बैठकर डाइनिंग टेबल पर ही खाने से पहले या खाने के बाद एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे से शेयर करें। वो भी एक सुकून वाला कॉर्नर है जिसकी मैंने बात कही, जो हमारी लाइफ में मिसिंग है। आजकल बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर मुझे अपनी मम्मी को खाना बनाने के लिए कह रहे हैं तो आई विल चैट। मैं अपनी मम्मी से चैट कर रहा हूँ कि मम्मी आज खाने में मैगी बना देना। और ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये जो दूरियाँ, ये जो गैप आ रहा है, ये गैप ही सचमुच वो कॉर्नर जो मैंने कहा था कि वो मिसिंग है, उस मिसिंग चैप्टर की सबसे बड़ी वजह यही है सोशल मीडिया का। तो मुझे लगता है कि हम लोग सोशल मीडिया के लिए भी एक उपवास ज़रूर करें। ई उपवास जिसे आप कह सकते हैं, डिजिटल उपवास जिसे आप कह सकते हैं। हफ्ते में एक दिन वो उपवास रखकर हम फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का प्रयास करें। और मैं तो युवाओं को लिए स्पेशली कहूँगा, यूथ जो अभिभावक हैं, यूथ जो गार्जियंस हैं, उन्हें कहूँगा कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें आधा घंटा दें, उन्हें 30 मिनट्स दें और उनसे पूछें कि वो अपनी ज़िंदगी में संघर्ष का सामना कैसे करते हैं। एंटायरली मैंने अक्सर अभिभावकों को ये देखा है उनको कहते हुए कि तुमने आज पढ़ाई क्या की है, तुमने आज ट्यूशन में क्या पढ़ा, तुमने आज स्कूल में क्या पढ़ा, किससे फाइट हुई, ये हुआ वो हुआ।
मुझे नहीं लगता कि ये सब पूछने जैसे कोई सवाल हैं। पूछने जैसा अगर कोई सवाल है तो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर कोई संघर्ष आ जाता है तो उसे फेस कैसे करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ चैप्टर मिसिंग है तो आप उसे फेस कैसे करेंगे। ये सब नहीं सिखाया जा रहा है, शायद इसलिए हमारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड अटैम्प्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि माता पिता उन्हें सिखाएं कि ज़िंदगी के जो पड़ाव होते हैं, जब आप गिर रहे होते हैं, अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं, तकलीफ़ों में अपने आप को हैंडल कैसे कर सकते हैं। वो जो हैंडल विद केयर वाला जो थीम होता है ना, वो कैसे कर सकते हैं, ये जब आप सिखाना शुरू करते हैं, इफ़ बट्स के बीच में आपको सिर्फ एक चीज़ सिखानी है। मुझे लगता है बहुत बार अभिभावक कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है। अभिभावकों को ये कहना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। आपको नो जब आप कहना शुरू करते हैं ना, तो वो शायद कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन है। हम लोगों को कहना ये शुरू करना चाहिए कि आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू। तो ये जब आप कहना शुरू करते हैं तो बच्चे आराम से सीखना शुरू करते हैं, और वो एक जेन्युइन वे में वो समझ जाते हैं कि रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, और उसके बीच वो एक अच्छा सा खूबसूरत सा डिसीजन लेकर और आपको गौरवान्वित करते हैं। मार्गदर्शन की आपने बात की, लेकिन अगर हम बात करें बाल्यकाल में, जब एक बच्चा माता पिता के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ता है, फिर युवा होकर जब वो अपने सपने चुनता है, जब वो सपने चुनने के लिए किन्हीं बड़े शहरों में नौकरी के लिए आ जाता है, वहाँ सैलरी पैकेजेस पर वो जॉब करने लग जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो उन सपनों के साथ वो एक बड़ा घर ढूंढता है, लेकिन अपने वास्तविक घर से दूर हो जाता है। कई बार देखा गया है कि बच्चे सक्सेस होने के बाद विदेशों में चले गए हैं, लेकिन अपने घर वापस लौट के नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा क्या प्रभाव है युवाओं पर, जो आज परिवार के साथ वो जुड़ नहीं पा रहा है? मुझे लगता है कि हमने भारत में बहुत बार सुना है मुंगेरी लाल के सपने। ये जो मुंगेरी लाल के सपने हैं, या फिर शेख चिल्ली के जो सपने हैं, वो शेख चिल्ली के सपने हम दिखा रहे हैं लोगों को। मार्केट में ये हो रहा है, बाज़ार में ये हो रहा है कि दिखाया कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है। हम यहाँ से कहते हैं कि हम मुंबई जा रहे हैं, और मुंबई जाकर आप देखेंगे कि वहाँ के लाइफस्टाइल में एक छोटा सा कमरा है, वहीं किचन है, वहीं वॉशरूम है, वहीं आपको सोना है, और हम कह रहे हैं कि हम मुंबई जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप जहाँ हैं डाउन टू अर्थ रहें, स्टे ग्राउंडेड रहें। आप जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाएं, लेकिन अपना घर और अपने घर से जुड़े रहें। कोई दिक्कत नहीं है कि आप पैसा कमाने के लिए, नो डाउट, आपको अगर यहाँ स्कोप नहीं मिल रहा है तो आप अपने ग्रोथ के लिए कहीं बाहर जाएंगे, लेकिन जब आपकी ज़रूरत हो तो आप वहाँ पर उपलब्ध रहें। ये आपका अपना कमिटमेंट अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो आपके उस वक्त साथ थे जब आपको उनकी ज़रूरत थी। आज आपके परिवार को, आपके मम्मी पापा को, आपके माता पिता को आपकी ज़रूरत है, तो आपको भी वहाँ होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। और हमें मार्केट में भी, बाज़ार में भी जो सिस्टम बना है, नेटवर्किंग में जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम में भी ये सिखाना होगा। क्योंकि पुराने ज़माने में भी बिज़नेस होते थे, लोग जाते थे 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए बिजनेस करते थे, और 3-4 महीने वापस लौट आते थे। हाँ, एक बहुत अच्छा सिस्टम अभी डेवलप हुआ है कोरोना काल में, वर्क फ्रॉम होम का। हालांकि बिज़नेस पहलू से, जॉब पहलू से देखें तो थोड़ा सा एग्जॉशन होता है उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि वर्क फ्रॉम होम का जो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, उसमें ये है कि आप घर पे रहकर जॉब भी कर रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी बिता रहे हैं। और अपनी फैमिली के साथ जब आप रहते हैं तो आप एनर्जाइज रहते हैं पूरे दिन, आपको लगता है कि आपका अपना कोई पास में है। तो मुझे लगता है कि इस वर्क फ्रॉम होम को और ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए, ताकि सभी लोग जो जॉब करते हुए अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, और उन्हें रहने देना चाहिए उनकी फैमिली के साथ। कोई भी अपनी फैमिली से टूट कर पावरफुल नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले, फिनेंशियल बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि परिवार से कटकर कोई ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हो सकता है। कार्यक्रम में अभी आपने डिजिटल उपवास की एक बात की, लेकिन क्योंकि तकनीक के इस युग में सभी लोग जुड़े हुए हैं इस डिजिटल माध्यम से, लेकिन कई बार देखा गया है कि हमारे कई रिश्ते इन डिजिटल माध्यम से ही आजकल पनप रहे हैं, और कई रिश्ते इसी डिजिटल माध्यम से टूट रहे हैं। तो वास्तव में इस डिजिटल माध्यम को छोड़ना है, त्यागना कितना आवश्यक है, और अगर इसको अपनाना है तो किस हद तक अपनाना चाहिए? मैंने कहा था कि वीकली एक दिन आपको करना चाहिए। मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि आपको फ़ोन बंद कर देना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना कहा सोशल मीडिया यानी कि स्नैपचैट या व्हाट्सएप या फेसबुक, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आप कुछ नहीं कर रहे लेकिन फिर भी सब कुछ कर रहे हैं। आप स्क्रॉल करते करते अपने माइंड को इतना डिस्टर्ब करते चले जाते हैं कि आप सोच ही नहीं पाते कि आप क्या कर रहे हैं। कभी आप खुश हो जाते हैं, एक स्क्रॉलिंग पर आपको खुशी मिलती है, दूसरे स्क्रॉलिंग पर आपके आंखों में आंसू आता है, तीसरा स्क्रॉलिंग आपको डिस्टर्ब कर रहा है, स्ट्रेस में ले जा रहा है। तो आप
डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि आपको खुश रहना है, कोई और डिसाइड कर रहा है कि आपको आंसू बहाना है मेरे स्क्रॉल पर या फिर आपको खुश रहना है। तो आपका जो माइंड है वो कोई और कंट्रोल कर रहा है, आपके इमोशंस कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें ये सारे पावर्स हमें खुद को देने चाहिए। और ये जब डिजिटल उपवास आप करते हैं तो आपके बारे में आपको सोचने का बहुत सारा खूबसूरत अवसर मिलता है, क्वालिटी टाइम आपको मिलता है। तो वीकली भले ही हम लोग 3 घंटे 4 घंटे करें, हम लोग ये करें कि सूर्योदय से लेकर 12 बजे तक हम लोग व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे। फ़ोन क्योंकि ज़रूरी है, आएगा मान लो कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, कोई स्वास्थ्य किसी का ठीक नहीं है, तो फ़ोन कॉल्स हम अटेंड करेंगे लेकिन सोशल मीडिया से नहीं जुड़ेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरे दिन करें, लेकिन जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को कम करना शुरू करेंगे, ये जो लिमिट का अनलिमिट्स की बात होती है, जब जब हम चीज़ों को कम करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं, टावर्स जो लग रहे हैं, टावर्स से खतरे जो पैदा हो रहे हैं, वेव्स की वजह से खतरे पैदा कर रहे हैं, उन खतरों से हम अपने आप को भी बचाते हैं और हमारी सोसाइटी को भी बचा लेते हैं। तो बहुत सारे खूबसूरत पहलू हैं इन सभी के पीछे। जैसे जैसे हम डिजिटल उपवास की तरफ आगे बढ़ेंगे, टाइम थोड़ा सा हम लोग और ज़्यादा लेंदी करेंगे उसे, तो हम लोग उसके इम्पैक्ट को, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को महसूस कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के डिजिटल उपवास की तरफ हम सभी लोगों का ध्यान जाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि आकाशवाणी से भी ये बात बार बार प्रसारित होनी चाहिए कि हम लोग वीकली नहीं तो एक महीने में एक दिन डिजिटल उपवास ज़रूर करें। समाज में एक और समस्या उत्पन्न हो रही है कि बार बार जो रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं, आपसी रिश्तों में तनाव, संबंधों में तनाव हो रहा है। युवा लग्जरी प्रोडक्ट्स की तरफ आगे बढ़ रहा है, रिश्तों को नहीं सहेज रहा है लेकिन अपने गैजेट्स को सहेज रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये सचमुच बहुत चिंता की लकीरें खींचती हैं हमारे मस्तिष्क पर, क्योंकि हम देख रहे हैं, और इनफैक्ट मैं भी देखता हूँ, मेरे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग कहते हैं कि भी 1 महीने हुई है सगाई को और थोड़ी दिन में टूट गई, 5 महीने हुए शादी को और शादी टूट गई। तो इन सब चीज़ों का एक मैं जहाँ तक इनका निष्कर्ष निकाल पाता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक ईगो है जो टकरा रहा है। उसके साथ सोशल मीडिया की जो प्राइवेसीज़ हैं, वो प्राइवेसी आपकी कहीं ना कहीं लाइफ को कहीं ना कहीं लाइफ को आपस में एक दूसरे के बीच रिश्तों को ख़राब कर देती है, स्पॉइल कर देती है, डैमेज कर देती है। तो प्राइवेसी जो चीज़ है, हम लोग पैटर्न लगाते हैं, फेस का जो पैटर्न लगाते हैं, या फिर हम मार्क्स का पैटर्न लगाते हैं, मैथमेटिकल्स पैटर्न लगाते हैं, तो एक दूसरे के प्रति जो ट्रस्ट का भाव था ना, जो विश्वास का भाव था, जो आस्था का भाव था, वो कहीं ना कहीं टूट रहा है, वो कहीं ना कहीं बिखर रहा है। हम एक दूसरे को अपनी बात बताना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरे माध्यम से जब बातों का पता चलना शुरू होता है तो हम ट्रस्ट तोड़ देते हैं और वहाँ से रिश्तों में बिखराव आना शुरू हो जाता है। 90% केसेस में अभी की जो फ़िलहाल की जो सिचुएशन है, बहरहाल जो सिचुएशन है, वो यही है कि सोशल मीडिया की वजह से ही हम लोगों के आपस में तनाव है, हम लोगों के आपस में जो तलाक की बात हो रही है, जो डिवोर्स की बात हो रही है, या सुसाइड की भी बात हो रही है, ये सब इसी की वजह से है कि चीज़ें बाद में पकड़ में आती है या फिर चीज़ें बाद में खुलती हैं, तो वो जो परतें खुल रही हैं, वो परतें कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच दुराव पैदा कर देती। तो बेटर है कि हम एक दूसरे से पहले से ही सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिठा कर चलें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें कि भी हो चुका है, मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती है, गलतियाँ किसी से भी हो सकती है, हमें खुले दिल से बात करनी चाहिए। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, किसी भी तरह से, लेकिन उसे एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। जिसके साथ आपको पूरी ज़िंदगी बितानी है, उसके साथ आपको कोई भी चीज़ छुपा कर नहीं चलना चाहिए। और जिस दिन हम छुपाने में माहिर हो जाते हैं, उस दिन कहीं ना कहीं दरारें पैदा हो ही जाती है। तो मुझे लगता है कि विश्वास का जो एक पॉइंट है ना, उस पॉइंट को हमेशा एक दूसरे के साथ बनाए रखना चाहिए। जाते जाते हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को आप, या ख़ास तौर से युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे अपने वो लाइफ को बैलेंस कर सके और अपने जीवन को सफलता से जी पाएँ? हमेशा से मैं आकाशवाणी के प्रति बहुत साधुवाद का भाव रखता आया हूँ, और ये दूसरी वक्त है मैं आकाशवाणी में पहुंचा हूं और मुझे आमंत्रण दिया गया है। और आज मेरे जन्म दिवस के अवसर पर आकाशवाणी ने मुझे आमंत्रित किया है अपनी बात को कहने के लिए, उदयपुर के श्रोताओं से मिलने के लिए और युवाओं से बातचीत करने के लिए। तो मैं उन श्रोताओं को सभी को यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हार मानने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि
जब तक न हो कामयाब नींद चैन को त्यागो तुम, जंग का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हारना मत सीखिए, क्योंकि जिस दिन आप हारना सीख जाते हैं उस दिन आप जीतना बंद कर देते हैं। तो सफलताएं उन्हीं के चरण चूमती हैं जो लोग हारना बंद कर देते हैं। तो बस हम यही सोचें, हमेशा ये सोचें कि हम औरों की प्रसन्नता का कारण बने, औरों की खुशियों की वजह बने, किसी का दिल नहीं दुखाएं, किसी को हर्ट नहीं करें, और बस अपने अच्छे रोल प्ले करते चले जाएं। ठीक इसी तरह जैसे कि डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, अपनी तरफ से सबसे अच्छे रोल प्ले करें, बेस्ट रोल प्ले करें, और फिर इस दुनिया से जब हम जाएंगे तो हाँ, दुनिया हमें हमेशा याद रखेगी। मैं उन युवाओं को बहुत साधुवाद देता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ कि आप एक अच्छा रोल प्ले करते हुए देश को, राष्ट्र को और पूरी यूनिवर्स को, पूरी सृष्टि को कुछ नए आयाम देकर जाएं, ताकि आप हमेशा चिरस्मरणीय बने रहें, बजाय इसके कि नेगेटिव रोल प्ले करके हम हमेशा इस दुनिया से गुमनाम हो जाएं, इस दुनिया से गायब हो जाएं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हम आने वाले जनरेशन के लिए कुछ स्पेशल करके जाएं, कुछ इनोवेटिव करके जाएं, ताकि वो लोग हमेशा हमें याद रखें। एक बार पुनः पुनः आप सभी के प्रति मंगल कामनाएं। ओम अरहर। मुनिवर, आपका हृदय से आभार।